हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धनशास्त्र में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ NAV के बारे में, यानी कि नेट असेट वैल्यू के बारे में, और ये म्यूचुअल फंड के लिए क्यों ज़रूरी है। एज अ इन्वेस्टर आपको और हमें इसके बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए। हम NAV को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट करने में। क्या सिर्फ NAV के बेसिस पे आप कोई म्यूचुअल फंड डिसाइड कर सकते हैं कि वो आपके लिए अच्छा है या आपके लिए बुरा है। इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। NAV बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट करने में, इसलिए इसकी सही जानकारी आपको और मुझे ज़रूर होनी चाहिए। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए ताकि आपका NAV के अराउंड जो भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स क्लियर हो सके। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा इस सीरीज़ में जहाँ पे मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड क्या है और कैसे काम करता है, तो मैंने उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। इवन ये ऊपर आई में भी अवेलेबल है। आप एक बार जाके उस लिंक पे वो वीडियो को जरूर चेक करें ताकि आपको म्यूचुअल फंड के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो बिना समय वेस्ट किए हुए चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। NAV इसका सिंपल फुल फॉर्म है नेट असेट वैल्यू। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के रिस्पेक्ट में सोचेंगे कि म्यूचुअल फंड में NAV यानी कि नेट असेट वैल्यू का क्या काम है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो चलिए मैं आपको बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि म्यूचुअल फंड आखिर कैसे काम करता है। हालांकि मैंने ये चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन किया अपने पिछले वीडियो में, तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर से चेक कर लें। बट यहाँ मैं एक बार थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या करता है कि मेरे आपके जैसे हज़ारों सैकड़ों लोगों से यानी इन्वेस्टर से कुछ पैसे वो लेता है मंथली बेसिस पे या वन टाइम बेसिस पे, और उस पैसे को वो शेयर मार्केट में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ये सारी जगह पे वो इन्वेस्ट करता है। और उस पैसे से जो भी रिटर्न आता है वो सारे इन्वेस्टर्स में वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। फिर NAV कैसे कैलकुलेट होता है, तो आप सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए कि अगर म्यूचुअल फंड कंपनी ने सपोज हम सबसे पैसे इकट्ठे करके 2 करोड़ रुपया या 5 करोड़ रुपया उसने कलेक्ट किया। अब उसे वो 5 करोड़ रुपया मार्केट में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद उसने इन्वेस्ट किया, उसका मान लीजिए कि उसने 2000 शेयर्स या 2 लाख शेयर्स उसने खरीदा उस 5 करोड़ रुपये से। तो यहाँ पे उसका टोटल अमाउंट जो कलेक्ट हुआ है दैट इज़ 5 करोड़, जिसके बदले में उसने टोटल शेयर खरीदा यानी कि 2 लाख शेयर। तो अगर आप देखें सिंपल फार्मूला, अगर आप और मैं सोचें तो यही होगा कि अरे 5 करोड़ बाय 2 लाख जो भी वैल्यू आता है वो उसका NAV होगा। बट ऐसा नहीं है। NAV कैलकुलेट करने के लिए एक और फैक्टर आता है जो है लायबिलिटी, यानी कि कितने खर्च है उस म्यूचुअल फंड कंपनी को अपनी बिजनेस चलाने में। यानी कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर 5 करोड़ रुपया उसने कलेक्ट किया है तो उसका 1 करोड़ रुपया सपोज खर्च है, तो खर्च कहाँ हो सकता है? ऑफिस स्पेस, उसने ऑफिस रेंट लेके रखा है, उसके स्टाफ हैं जिनका उन्हें सैलरी देना होता है, इस तरह के और भी छोटे बड़े खर्चे होते हैं जो उनके लायबिलिटी के अंदर आता है। तो बेसिकली जो अब टोटल अमाउंट हो गया उसके पास, अगर 5 करोड़ है उसका लायबिलिटी यानी कि टोटल खर्च 1 करोड़ है, तो दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो यानी कि 4 करोड़ रुपया उसके पास बचा। और म्यूचुअल फंड ने शेयर्स कितने खरीदे थे? 2 लाख। तो 4 करोड़ बाई 2 लाख जो भी वैल्यू आता है वो आपका उस म्यूचुअल फंड का नेट असेट वैल्यू होगा। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं कि सिंपल टोटल अमाउंट कलेक्टेड यानी कि कितना उसने टोटल अमाउंट हम सबसे कलेक्ट किया और कितना शेयर्स उसने खरीदा, उसके डिवीजन से सिर्फ नेट असेट वैल्यू नहीं निकलता है, उसमें उसका लायबिलिटी पहले माइनस होता है, उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। ये डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। जब भी मार्केट क्लोज होता है डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट, उसके बाद फिर से रिकैलकुलेट होता है NAV, उसके बेसिस पे आपका रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है कि आखिर आपका फाइनल रिटर्न आज एंड ऑफ द डे पे क्या है। सपोज आपने अगर किसी म्यूचुअल फंड का NAV 20 रुपया था, तब आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया यानी कि आपने 50 यूनिट इन्वेस्ट किया, 50 × 20 यानी कि 1000 रुपया। आज एंड ऑफ द डे पे उसका NAV 21 रुपया था, सपोज 1 रुपया बढ़ गया, तो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन भी 50 यूनिट × 1 दैट इज 50 रुपया बढ़ गया आज के लिए। कल हो सकता है मार्केट क्रैश कर जाए और उसका NAV 50 पैसे से डाउन चला जाए, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो वैल्यू 25 रुपये से कम हो जाएगा। तो इस तरह से NAV डे टू डे बेसिस पे चेंज होता है, मार्केट फ्लक्चुएशंस के बेसिस पे। जिस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है NAV भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है, बट हाँ डेली बेसिस पे। तो ये हो गया कि NAV कैलकुलेट कैसे होता है और इसका वैल्यू एडजस्ट कैसे होता है। अब आते हैं अपने यानी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से NAV इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें NAV के बारे में मालूम होना चाहिए। मैं और आप अगर जनरल टर्म्स में, मैथमेटिकल टर्म्स में सोचें तो हम यही सोचेंगे ना कि अरे ठीक है, NAV अगर 20 रुपया है और हम 1000 रुपया मंथली इन्वेस्ट करेंगे यानी हर महीना मुझे 50 शेयर मिलेगा। क्यों? क्योंकि NAV 20 रुपया ही है सिर्फ, ये बहुत कम है।
लेकिन कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड हैं जिनका NAV 1000 रुपये में भी, अगर उस केस में आप अगर इन्वेस्ट करते हो 1000 रुपया मान लो, तो आपको सिर्फ महीने का 1 यूनिट अलॉट होगा। तो आप और मैं यही सोचेंगे ना कि यार एक एक यूनिट में कितना ही प्रॉफिट होगा, वो कंपनी तो डबल नहीं बना के हमें देगी। तो हम ये कोशिश करते हैं कि अरे जो कम NAV है उसमें हमें ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगा और लॉन्ग टर्म में उसका प्राइस बढ़ेगा तो हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ दिखाता हूँ। अगर आप ये देखें निपॉन इंडिया स्ट्रेटेजिक डेप्थ फंड के बारे में, इसका NAV है सिर्फ 11 रुपया। तो मैं और आप यही सोचेंगे अरे ये सिर्फ 11 रुपया का अगर मैं मंथली 1000 रुपया भी इन्वेस्ट करूँ तो मुझे लगभग 90 यूनिट्स हर मंथ मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म में ये 10 रुपया भी बढ़ गया तो मुझे 900 रुपया पर मंथ के हिसाब से प्रॉफिट होगा। बट अगर आप ये देख सकते हैं ग्राफ, ये 3 साल का हिस्टोरिक डेटा है। अगर आप यहाँ देखें ये NAV 11 रुपया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, पिछले 3 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो अगर आपने गौर किया होगा तो ये 20% तक नेगेटिव रिटर्न दिया। अगर आप 3 साल पहले 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट किए होते तो आज उसका वैल्यू सिर्फ 80,000 रुपया के आसपास होता। वहीं ये दूसरी तरफ आप देखिए ICICI प्रूडेंशियल की ये म्यूचुअल फंड, इसके NAV का वैल्यू है 134 रुपया अभी आज के डेट में। तो अगर आप 1000 रुपये मंथली अगेन इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको हार्डली 7 से 8 शेयर मिलेगा, यानी कि 7 से 8 यूनिट मिलेगा आपको हर मंथ। बट ओवर पीरियड ऑफ 3 इयर्स, यानी कि लास्ट 3 साल का आप अगर इसका हिस्टोरिक डेटा चेक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि लास्ट 3 साल में इसने 130% के लगभग रिटर्न दिया। यानी कि अगर आपने 3 साल पहले 1 लाख रुपये इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता तो अभी आपका पैसा 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया रहता, यानी कि 1,30,000 से ऊपर आपको रिटर्न मिल गया होता। यानी कि आपका 1 लाख रुपया अभी 2,30,000 रुपये के बराबर होता सिर्फ 3 साल में। तो आप देख रहे हैं हालांकि इसका NAV निपॉन इंडिया के NAV से 10 गुना से भी ज़्यादा महंगा है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में अगर आप देख रहे हो तो इसका रिटर्न उससे कहीं ज़्यादा है। जहां निपॉन आपको नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में, यहाँ आपको ICICI प्रूडेंशियल ने आपके पैसे को डबल से भी अधिक वैल्यूएशन दे दिया है। तो आप कभी भी ये ना सोचें कि किसी म्यूचुअल फंड हाउस का NAV कम है तो हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें प्रॉफिट आता है तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका NAV कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते टाइम बहुत से सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। सिर्फ NAV के ऊपर आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। दूसरा इन्फॉर्मेशन अगर आप इसी ग्राफ में देखें ICICI प्रूडेंशियल और निपॉन इंडिया स्ट्रेटेजिक डेप्थ फंड में, तो आप ये देख सकते हैं कि ICICI प्रूडेंशियल में जो ग्राफ है NAV का, यानी कि नेट असेट वैल्यू डे बाय डे पिछले 3 साल का हिस्टोरिक डेटा जो है वो स्लो एंड स्टीडली बट वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि उसका प्राइस थोड़ा थोड़ा करके ही बट पिछले 3 साल में वो कंटिन्यूसली बढ़ा है। बीच में हिकअप्स आए हैं, कभी कभी दाम कम हुआ है, गिरा है उसका वैल्यूएशन, बट स्टिल अगर आप ओवरऑल देख रहे हो तो लाइन एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचा रहा है। यानी कि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये स्लोली एंड स्टीडली, यानी कि धीरे धीरे से, बट ये हमेशा बढ़ ही रहा है इसका वैल्यू। वहीं आप अगर निपॉन के बारे में देखते हैं तो निपॉन में आप देखिए सडन डिप आया, थोड़ा सा बढ़ा, फिर से डिप आया, यानी कि पिछले 3 साल में इसका वैल्यू बढ़ा ही नहीं है। तो आपको ये इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि हिस्टोरिकल डेटा आपको देखना, कम से कम 3 साल का डेटा आपको ज़रूर देखना चाहिए कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस को सेलेक्ट करने के पहले, कि पिछले 3 साल में उसने कैसा परफॉर्म किया है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रख के म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना, वो मैं अपने आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। एक छोटा सा टॉपिक नेट असेट वैल्यू, सिंपल सा टॉपिक है जिसको मैंने आपको अभी समझाया, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये एक म्यूचुअल फंड के सिलेक्शन या रिजेक्शन में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख के म्यूचुअल फंड को सर्च करते हैं तो आई एम श्योर कि आपका फर्स्ट स्टेप जो NAV से होकर गुजरेगा वहाँ पे आप कभी गलती नहीं करेंगे। अगर आप NAV के बेसिस पे 5-10 म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट करते हैं तो आई एम श्योर अभी से इन्फॉर्मेशन के बाद आप बिल्कुल सही ढंग से शॉर्टलिस्टिंग कर पाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, जहाँ मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँगा, वो है एग्जिट लोड एंड एक्सपेंस रेशियो। तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।